हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीकैप 2025 साइंस एंड टेक के जो भी करंट अफेयर हैं न्यूज़ में, उन सभी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो पार्ट 1 है ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है जी, चलिए। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो पहले जो टॉपिक है वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अब यहाँ पे कुछ स्टडी हुई, ठीक है। अब हमें प्री के अंदर क्या पूछा जा सकता है कि इसके बारे में कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हमने चलना है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप देखते हो कि कोई फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस आप लेज खाते हो, हर एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड है। उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं। आप देखो कोक के अंदर कितनी ज़्यादा शुगर आपको मिलती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये है कि उसका हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है रिटेल सेल जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का, ठीक है, वो 40 फोल्ड राइज है। तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, ओबेसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, हार्ट डिजीज बढ़ती है, ये सारी। अब यहाँ पे बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग बेसिकली क्या हम क्यों करते हैं कि जैसे रॉ फूड है उसको प्रोसेस करते हैं ताकि वो यूजेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा स्टोर कर पाए। लेकिन इसके अलग अलग तरीके हैं। मतलब ये नहीं कि आपने उसमें है ना सीक्रेट मसाले डाल दिए और वो फूड बन गया, नहीं। एक होता है मिनिमली प्रोसेस्ड, आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपका टारगेट क्या है कि मुझे जो है फूड को प्रिजर्व करना है, कोई एडिटिव नहीं डाला, कोई इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट नहीं, मतलब सॉल्ट शुगर ये सब कुछ नहीं। यहाँ पे जैसे फ्रेश है, ठीक है, या फिर चिल्ड है, फ्रोजन हम लेते हैं, वैक्यूम पैक्ड वेजिटेबल आती हैं, जैसे मिल्क है, पास्चराइज्ड मिल्क मिलता है। तो वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा एडिशन नहीं किया गया बाहर से, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। एक होता है प्रोसेस्ड, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दिया, ऑयल डाल दिया, शुगर है ना, बेसिक प्रिजर्वेटिव, ताकि वो थोड़ा सा लंबा तक चल पाए। अब यहाँ पे क्या, जैसे सॉल्टेड बटर आता है, ठीक है, सॉल्टेड पीनट आते हैं, पिकल आता है ना, कैंड वेजिटेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें। एक जो खतरनाक है वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऊपर जो है काम होता है। यहाँ पे देखो हाई फैट होती है, शुगर होती है, सॉल्ट होता है, ठीक है, स्टार्चेस यूज करते हैं, प्रोटीन आइसोलेट, फ्लेवर इनहेंस हो ताकि बच्चा बार बार मांगे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इंस्टेंट नूडल, पैक्ड सूप, ये सारी चीज़ें क्या है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड के अंदर आप सोचो कि इतनी सारी चीज़ें हाई है ना। तो नॉर्मली जैसे हम जो हम कहते हैं ना घर का खाना खाना चाहिए, घर का खाने के अंदर क्या होता है, हमें पता है कि क्या ऑयल डाला है, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं डालते। लेकिन इसमें टारगेट ये होता है जब इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऊपर होता है कि टेस्ट इन्हेजर। जैसे किसी ने एक वीडियो डाली थी, उसने लेज के एक पैकेट रखा और इधर आलू रखा, कहता है एक आलू भी नहीं है ना। और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे क्या टेस्ट इन्हेजर होता है। एमएसजी की एक आपको पता है केस हुआ था मैगी के ऊपर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा था एक्सेस। उसमें भी क्या है कि एक टेस्ट इन्हेजर होता है जो हमें जो है उस चीज़ को बार बार मांगते हैं। अगर आप देखोगे जितने फिल्म स्टार से लेके इवन क्रिकेटर्स, वो इन चीज़ों की प्रमोशन करते हैं, बच्चा देखता है, उनको लगता है कि ये इसी की वजह से हेल्दी, और वो उनको परचेज करते हैं। तो ये सारे इशू इंडिया के अंदर है, ठीक है। खैर हमें प्री के हिसाब से देखना है, तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड के ऊपर आपको तीन, मिनिमली एंड देन प्रोसेस्ड, उसके बाद अल्ट्रा प्रोसेस्ड, ये हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सेकंड है वो है डेंगू वैक्सीन। देखो वैक्सीन के ऊपर क्या होता है, जैसे मान ली कोई डिजीज है, डिजीज न्यूज़ में है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या हमने पढ़ना है, डिजीज के ऊपर, सिम्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट कर रहा है, दैट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी, अदरवाइज यूपीएससी नहीं पूछता, बिकॉज सिम्टम क्या है वो वेरी करते हैं। जैसे मैं कोविड की एग्जांपल देता हूँ, कोविड में किसी को स्मेल नहीं आ रही, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को थकान हो रही, तो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ नहीं है, तो एग्जामिनर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता। यहाँ पे क्या है कि हमने जो हम बात कर रहे हैं, तो आईसीएमआर एंड पनेशिया बायोटेक, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होगा डेंगू वैक्सीन का, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, डेंगीऑल, ये वीकेंड वर्जन है, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि डेंगू वायरस से होता है डेंगीऑल। एंड देन दूसरी बात यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो है ट्रांसमिशन। जब कोई डिजीज पढ़ते हो उसका आपको कॉज पता होना चाहिए और उसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन उसकी ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, उस तरह से। ट्रांसमिशन की बात करें तो एडीज जिप्टाई, देखो इसी को हम टारगेट किसके लिए कर रहे हैं, जीएम मॉस्किटो बनाने के लिए, ठीक है, कि जीएम मॉस्किटो जो है उसके अंदर क्या करेंगे हम, टेक्नोलॉजी के अंदर एडीज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एडीज से बहुत सी डिजीज ट्रेवल करती है। कि मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब ये वायरस इधर से उठाएगा और दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है, ये है। ओके, देन इसके अलावा और क्या है इसमें कि ट्रांसमिशन वाया ब्लड प्रोडक्ट ये हो सकता है, ठीक है जी। ओके,
एडफेल्सिवैक्स, ये क्या है, आईसीएमआर एक डेवलप कर रहा है, दैट इज मलेरिया वैक्सीन। तो मलेरिया वैक्सीन क्या ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली टारगेट क्या कर रहे हैं, देखिए जब अगर आपको मैं मलेरिया का दिखाऊं, ठीक है, आप साइकिल देखो कि एक लिवर को इन्फेक्ट कर रहा है, देन ब्लड सेल के ऊपर, तो इसका पूरे फेज चलते हैं। मलेरिया जब होता है, लिवर की इन्फेक्शन है, देन ब्लड की इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली क्या करेगा, जब लिवर को इम्पैक्ट करती है और ब्लड को इम्पैक्ट करती है, दोनों को टारगेट कर रहा है। तो इससे पहले वाली नहीं कर रही थी, ये दोनों को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको ट्रांसमिट जो है आगे बढ़ने से रोकेगा। ये सेक्सुअल फेज स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर, तो वहाँ पे गमीट फॉर्मेशन के लिए रोकेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि दोनों को ये टारगेट कर रहा है। एंड देन मलेरिया के बारे में ऑफ कोर्स प्लाज्मोडियम से होता है। अब देखो इसकी अलग अलग फॉर्म होती है, लेकिन फेल्सीपाम एंड वाइवेक्स ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट है। अब यहाँ पे आ गया कि आपको मलेरिया किससे हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें लगा मॉस्किटो डाल दिया बस हो गया, नहीं। सिरिंज वगैरह शेयर की, मान लीजिए किसी मलेरिया पेशेंट को लगाई, उसके बाद आपको लगाई, वहाँ पे हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मलेरिया पेशेंट से, है ना, वहाँ पे किया हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे व्यक्ति का ब्लड लिया जिसको पहले मलेरिया है। देन मदर टू बेबी, ठीक है, बर्थ के टाइम, तो वहाँ पे भी जो है चांसेस हो सकते हैं। ओके, इससे पहले कौन कौन सी वैक्सीन है, R21 ये सेकेंड वैक्सीन है, उससे पहले की RTS, ठीक है, ये दो जो है WHO की रिकमेंडेशन है। एंड इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, देखिए हम कहते हैं घोड़ों की रेस लगाओ, घोड़ों की रेस लगाओ। घोड़े जब आप स्पोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो इंटरनेशनली, तो वहाँ पे ये बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि भाई घोड़े को कोई डिजीज तो नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो सकती है आगे, तो इसीलिए उनको डिजीज फ्री रखना बड़ा जरूरी है। या आप मान लीजिए फॉरेन में कोई ट्रेड कर रहे हो घोड़ों का, तब भी जो है वो डिजीज फ्री होना चाहिए, अदरवाइज वो फैल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट मेरठ में, ठीक है, ऑर्गन रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ओके, क्योंकि यही एनिमल हेल्थ को देखता है, राइट। देन यहाँ पे क्या है, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का आपको नाम याद रखना है। पहले देखो OI जो अभी भी आपको देखने को मिलता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये अलग नाम था। देन उसके बाद जो है कॉमन नेम अडॉप्ट किया गया 2003 के अंदर, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। हेपेटाइटिस डी, WHO ये कहता है कि रिक्लासीफाई करो हेपेटाइटिस डी एज कैंसरस, के मतलब ये भी कैंसरस है, बताओ। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, देखो हेपेटाइटिस अगर पहले उसमें थोड़ा सा एक इमेज पे जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A है, ठीक है, देन E है, C है, B है, तो हमें पता है यहाँ पे जो C की वैक्सीन UPSC ने ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये म्यूटेट बहुत जल्दी करता है, मतलब अपने आप को चेंज कर लेता है, देन वैक्सीन बिकम इनफेक्टिव। जैसे कोविड के टाइम पे क्या एक वैक्सीन बनाई, अब वायरस जो है अपने आप को चेंज कर रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, उसके खिलाफ क्या वो वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, ये बहुत सी चर्चा थी। इसीलिए यहाँ पे क्या है, वैक्सीन जो है A के लिए है, B के लिए है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो ये इमेज आपको मिल जाएगी, इसको आप देखना। अब बात आई कि हेपेटाइटिस D की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बात करूं कि हेपेटाइटिस B जो है वो तो अपना काम कर रहा है, ठीक है। हेपेटाइटिस B इज अ DNA वायरस, तो DNA का मतलब क्या है कि ये हमारे DNA के साथ इंटीग्रेट करेगा, समझो, बाकी RNA वायरस है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा DNA, ठीक है। अब अगर कोई वायरस जो है वो DNA वायरस है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो सीधा न्यूक्लियस में, क्योंकि वहीं पे उसका नंबर बढ़ेगा। अगर कोई वायरस RNA है, तो वो इधर से ही बाहरों बाहर निकल जाता है, मतलब RNA है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, अपना नंबर बढ़ाता है, देन वो रिलीज हो जाता है। जो HIV है वो उल्टा है, उसके अंदर रेट्रोवायरस है। HIV क्या करता है, HIV RNA है, ठीक है, ये पहले यहाँ पे जाएगा, क्योंकि रेट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, DNA से RNA, ठीक है, RNA से प्रोटीन, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर RNA से वापस DNA में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या करता है, RNA है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में गया, DNA में कन्वर्ट हो गया, फिर ये इधर जाएगा, फिर बाहर जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक थोड़ा सा साइकिल टेढ़ा है, एक्स्ट्रा है, UPSC ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हेपेटाइटिस B का खतरा क्या है, ये DNA के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, दैट इज, है ना, वेरी वी कैन से कंसर्निंग थिंग, ओके। चलो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो है हेपेटाइटिस D के बारे में। वो कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस D है उसको कार्सिनोजेनिक कर दो। अब हेपेटाइटिस D अपने आप नहीं बढ़ता, हेपेटाइटिस D को किसका सहारा चाहिए, हेपेटाइटिस B का, ठीक है। हेपेटाइटिस B का क्यों चाहिए, बिकॉज हेपेटाइटिस B का अपना पूरा सिस्टम है, लेकिन हेपेटाइटिस D जो है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है प्रोटीन इन्वेल्प नहीं है, ठीक है। अगर प्रोटीन एनवेल्प नहीं है, तो अब जैसे मान लीजिए ये कोई वायरस है, ठीक है,
अब मेरा कोई सेल है, अब सेल के आगे इस तरह से रिसेप्टर होता है, तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे जाके लगता है, देन ये अंदर जाता है। तो यही इसी में दिक्कत है हेपेटाइटिस डी में, इसीलिए वो किसका सहारा लेता है, हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे न्यूज़ में देखें तो आप देखना, हेपेटाइटिस डी सीरियस लिवर इन्फेक्शन है, कोई डाउट नहीं है, बट इट रिक्वायर हेपेटाइटिस बी। क्यों चाहिए, बिकॉज उसका अपना सिस्टम ही नहीं है, तो इसीलिए वो उसके अंदर जाता है, देन उसके थ्रू जो है इन्फेक्शन फैलाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, को इन्फेक्शन। तो मतलब अगर मैंने हेपेटाइटिस बी का इलाज कर दिया तो डी का भी हो गया। ठीक है, इस तरह से। एंड इसके अलावा क्या है, देखो प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन देंगे तो वो डी को भी कंट्रोल कर लेगा। क्यों, क्योंकि डी को क्या चाहिए, बी चाहिए, लेकिन अगर बी नहीं है तो फिर डी भी नहीं है। ठीक है, एक और न्यूज़ है, देखो हेपेटाइटिस ए इसको बोल रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डालो। देखिए पहले क्या होता था कि हाइजीन इतना नहीं था, ओपन डेफिकेशन थी, सब कुछ बढ़िया था है ना, खुला कान सरा। अब वहाँ पे क्या होता था, एक बेनिफिट भी होता था कि भाई लोग जो बच्चे थे उनको थोड़ी बहुत जो है इन्फेक्शन होगी वायरस से, और उनकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती थी। अब क्या है कि अब सब कुछ क्लीन हो गया, ठीक है, बेटर हाइजीन होगी, सैनिटेशन हो गया, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को बचपन में इम्यूनिटी वो मिलती नहीं। ठीक है, इम्यूनिटी बॉडी में बिल्ड नहीं होगी, क्योंकि कोई आएगा नहीं इन्फेक्शन, क्योंकि सब कुछ क्लीन है। अब ऐसा अगर काम हो रहा है तो अब बाद में इन्फेक्शन हो सकती है, इसीलिए वो बोल रहा है कि हेपेटाइटिस ए की आप वैक्सीन दे दो उनको। ठीक है, क्यों दे दो, बिकॉज पहले अगर आप पहले ऑटोमेटिकली नेचुरली आती थी, अब तो आपको जो है आर्टिफिशियली वो देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली एक्सपोजर कम हो गया बच्चों का। आप देखो लेबर वाले बच्चे, जो लेबर वाले काम करते हैं, उनके बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका बहुत एक्सपोजर होता है, इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है, ये भी एक जरूरी बात है। ठीक है, मान लीजिए आपने कभी, आपको कोई वायरस ने टच नहीं किया, आपका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल अभी वो उठा ही नहीं है, वो लड़ाई नहीं है। ठीक है, थोड़ा करके स्ट्रांग होता है, वो काम ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। ओके, यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जो सीरो प्रेवलेंस है, मतलब इम्यूनिटी लोगों में कम हो रही है। क्यों, क्योंकि भाई अब बहुत ज्यादा क्लीन हो गया सब कुछ। ओके, राइसिन पॉइजन, गुजरात के अंदर ये पकड़ लिए 3-4 लोग, ये बना रहे थे राइसिन। ठीक है, केमिकल कंपाउंड है। देखिए जो कैस्टर सीड, ठीक है, जो कैस्टर ऑयल आपने नाम सुना होगा, तो इसके अंदर क्या है कि ये कैस्टर ऑयल बनाते हैं हम कैस्टर बीन से। अब ये क्या है कि इसी के साथ एक कंपाउंड भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज राइसिन। अब अगर हम देखें कि सीड टिपिकली कितना है, 30 से 60% कैस्टर ऑयल है, और राइसिन कितना है, 1% to 5% राइसिन होता है। राइसिन जो है 1 मिलीग्राम भी आप जैसे फूड में डाल दिया तो पर्सन को खत्म कर सकता है। बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है, भगवान ने बनाया है, तो भगवान के आशीर्वाद से हम हैं। आप समझो कि वो कहता है कि ये डीएनए है, डीएनए एमआरएनए को इंफॉर्मेशन देगा, एंड देन अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन कौन बनाता है, ये बनाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन प्रोटीन, नर्व प्रोटीन, बॉडी ही प्रोटीन है। तो अब आप सोचो कितना जरूरी है भाई ये राइबोसोम का काम करना। ये राइसिन क्या करता है, इसी के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं बनने देता। प्रोटीन मतलब हमारे बॉडी के अंदर आप देखोगे सारा कुछ जो एंजाइम प्रोटीन है। ठीक है, हर एक पोर्शन में प्रोटीन है। तो अगर मान लीजिए ये फॉर्मेशन रुक गई तो काम हो गया। इवन अगर कोई डीएनए के अंदर कोड चेंज कर दे तो क्या होगा, ये कोड गलत हो गया, यहाँ पे कोड गलत आएगा, देन अल्टीमेटली प्रोटीन गलत बनेगा। एमिलोइड नाम का एक प्रोटीन था, परवेज मुशर्रफ की बॉडी में बन गया, और वो मल्टीपल ऑर्गन के अंदर जाके डिपॉजिट हुआ, जिससे उनकी डेथ होगी। तो ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, एक आपको पता है कि आई गेस लास्ट ईयर जो है 2024 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड उसका काम क्या था कि जैसे कोई पेशेंट आता है, पेशेंट के अंदर बॉडी में अगर अबनॉर्मल प्रोटीन है तो उसकी स्ट्रक्चर के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके पता चलता है कि ये अबनॉर्मल है। तो उन्होंने क्या किया, अल्फाफोल्ड एआई मशीन बना दी, इसके अंदर क्या है, सही स्ट्रक्चर सारी लर्न करवा दी, इसको क्विकली डालो, पता चल जाता है, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, कि क्या ये अबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, नहीं। ऐसा नहीं कि अल्फाफोल्ड से पहले भी कोई मशीन नहीं है। ठीक है, एआई मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत सी है, लेकिन ये थोड़ी सी बेटर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बायो एक्टिव पेप्टाइड, ये क्या कह रहे हैं, ये बड़े खतरनाक है। ये कहते हैं कि जो आप ये खाते हो, देखो इडली, डोसा, ढोकला, किनेमा, योगर्ट, फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड पिकल, ये फर्मेंटेशन के दौरान हमारी बॉडी में छोटे छोटे अमाइनो एसिड बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड की जो चेन बन जाती है। अमाइनो एसिड बेसिकली प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे फैटी एसिड फैट का है। ठीक है, सो
यहाँ पे ये जो छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन है इसको क्या बोलते हैं, बायोएक्टिव पेप्टाइड। ये बायोएक्टिव पेप्टाइड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब पहली बार देखा मैंने इतनी सारी चीज़ें हैं मतलब उनका भी बेनिफिट है। ठीक है, पहले तो दुकानदार को ही बेनिफिट होता था, हमें नुकसान, लेकिन बढ़िया है। हेल्थ इफेक्ट क्या है, ब्लड प्रेशर जो है अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी है, ब्लड ग्लूकोज, बहुत से मतलब तमाम यहाँ पे बेनिफिट है। अब यहाँ पे जैसे कुछ लिखे हैं, अब यूपीएससी जो है एक दो अपनी तरफ से जोड़ देगा तो उसके गलत होने के चांसेस कम है। मतलब ये नहीं है कि बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। बेसिकली आइडिया ये है कि हमारी बॉडी के लिए अलग अलग तरीके से ये हेल्पफुल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो चीज़ों का। ई कोलाई बैक्टीरिया मर्करी सेंसर, मर्करी सेंसर बनाएंगे कहते। देखो सेंसर का मतलब क्या है, आपको पता है कोई चीज़ बताता है मॉइस्चर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है। हम क्या दूसरे सेंसर जैसे बायो सेंसर भी बनाते हैं, मतलब लिविंग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बायो सेंसर। देखिए ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें कि किस तरह के सेंसर थे, मतलब हैं अभी भी हैं। ठीक है, एग्जांपल भी दूंगा। लेट्स से कि आपने एंजाइम को यूज़ किया, एंटीबॉडी यूज़ की, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं हम डिटेक्ट करने के लिए चीज़ें। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये अपना है क्या बोलते हैं ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को ऑब्जर्व करने के लिए, ब्लड शुगर आपका बढ़ रहा है नहीं तो उसमें डालते हैं, ऐसे ऐसे किया और आपका जैसे ब्लड डायरेक्ट होता है तो वो बता देता है, रीडिंग बताता है। ठीक है, अब रीडिंग बताता है, राइट। जैसे ये है सबसे कॉमन क्या है, ये प्रेगनेंसी किट है, उसके अंदर ऐसे एक लाइन होती है। ठीक है, कंट्रोल लाइन, दूसरी लाइन को हम क्या कहते हैं, टेस्ट लाइन। तो ये टेस्ट लाइन है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एंटीबॉडी डाल दी, एंटीबॉडी है, फीमेल अपना यूरिन डालती है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, HCG हार्मोन जो है बढ़ता है बॉडी में। ठीक है, अगर मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है तो उसने क्या किया, ऐसे ही उसको रखा, उसके ऊपर एक ड्रॉप यूरिन का डाला। अब यूरिन के ड्रॉप में अगर तो HCG है तो ये इस एंटीबॉडी से जो है रिएक्ट करेगा और यहां पे कलर आता है। ठीक है, और वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट, राइट। अगर नहीं आया तो अगली बार ट्राई करो है ना, मतलब कोशिश करनी चाहिए। सो बेसिकली क्या है, ये एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं यूज कर रहे, हम कुछ एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं या फिर एंजाइम, कुछ ऐसे कुछ चीजें को यूज कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे एक जैसे ब्लड शुगर वाला है, यहाँ पे एक केमिकल का नाम दिखाता हूँ मैं, वेट करना थोड़ा सा। हाँ, ग्लूकोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एंजाइम होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ठीक है, जब आप अपना ब्लड डालते हो अगर तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और जिससे क्या है, शुगर लेवल आपका डिस्प्ले होता है। प्रेगनेंसी वाला तो मैंने आपको बताई दी है, HCG। ठीक है, अब ये तो हो गया कि मतलब नॉर्मली है ना, इसके अंदर कुछ खास नहीं है कि मतलब कुछ आपने यूज़ किया एंड देन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ करें, पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब हम सेंसर बनाना चाहते हैं कि होल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, बायोसेंसर। अभी तक क्या हो रहा था कि मान लीजिए कोई केमिकल है, ठीक है, वहां पे कोई लेट्स से कि कोई हमने बैक्टीरिया है वो यहां पे डाल दिया। बैक्टीरिया के अंदर में भी मैं जीन एडिटिंग कर दूं थोड़ी सी कि वो इस केमिकल के साथ रिएक्ट करे। जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल है, लेट्स से आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, कहीं पे पानी में ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, उसको मैंने इंजीनियर्ड किया, इंजीनियर्ड मतलब उसका जो है DNA को एडिट किया, अब कर दिया। अब यहाँ पे पानी के अंदर बैक्टीरिया भी घूम रहा है, अगर तो आर्सेनिक पानी में ज़्यादा है तो ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करेगा और बैक्टीरिया यहाँ पे कलर देगा। ठीक है, या फिर हम बोले फ्लोरोसेंस देगा, फ्लोरोसेंस, राइट। तो ये फ्लोरोसेंस जो है हमें ऑप्टिकल सिग्नल देती है कि अगर ये ऑप्टिकल सिग्नल ज़्यादा आया तो इट मीन्स के क्या है, यहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा है। तो मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है, मज़ेदार है, क्योंकि अदरवाइज हम उसको लैब में लेके जाएं, ऐसे टेस्ट करें, तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो आजकल आपको वैसे भी पता है कि डेटा के साथ क्या होता है ना, कि उसको जो चेंज किया जाता है। सो बेसिकली क्या है, ये एक तरीका है कि हम इजी है, लेकिन इसमें एक इशू है कि ये जो ऑप्टिकल है ना, इसको ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अच्छे से बढ़िया सी स्किल चाहिए, तभी जाके काम होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम क्यों नहीं कि ये सीधा ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा तो हमें करंट आएगा, उधर पता चल गएगा भाई हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो अभी क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है कि वो सैंपल को डिटेक्ट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, कुछ केमिकल में भी रिलीज हो। अब वो केमिकल जो है वो जो इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इलेक्ट्रोड को टच करेगा एंड देन अल्टीमेटली जो है यहाँ पे करंट आएगा, करंट से हमें क्विकली रीडिंग मिल जाएगी। तो मतलब पहले से फास्ट है
और ऑब्जर्व करने के लिए भी इजी है। ओके, सो अगेन रिकैप करता हूँ। पहले क्या था कि हम कुछ कुछ पोर्शन यूज कर रहे हैं, कुछ एंजाइम यूज कर लिया, कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज कर ली, जिसके अंदर मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, एक तो अपना भाई ग्लूकोज वाला चेक करने वाला और दूसरा अपना ये प्रेगनेंसी किट। फिर ये कहते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत समान है, हम पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। उसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनिज्म केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे फ्लोरोसेंस देता है या अलग कलर देता है। वो कलर को डिटेक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है कि उसने कलर दिया नहीं दिया, कितना दिया, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा, है ना। पता हो उसने थोड़ा सा दिया, हमें पता नहीं चला, तो इसीलिए वहां पे ये लूप होल है। अब ये कहते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली, ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, उसमें रीडिंग आ गई, काम खत्म। तो ये कहते हैं कि अब क्या है, वो एक रीडिंग देगा। अब इसमें देखो एक और बेनिफिट है, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म को जब आप यूज करते हैं तो वो अपने आप को मेंटेन रखता है, मेंटेन, वो अपने आप को रिकवर करता है। अगर हम जैसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप की बात करें, एक बार यूज कर लिया हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या वो अपने आप को मेंटेन रखेगा, तो उसमें भी हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है। ओके, तो रिसर्चर ने अभी दो बायोसेंसर बनाए, एक है एरेबिनोस, ठीक है, एक सिंपल प्लांट शुगर है उसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आर्सेनिक वाला बताया सेम उसी तरह से। जब सैंपल के अंदर शुगर है, ठीक है, वो कंटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, तो सेल जो है फिनाजाइन एक एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड जब इलेक्ट्रोड से टच करता है तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या होता है, प्रोड्यूस करंट, ये करंट प्रोड्यूस करता है, 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। सेम जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब ये डिटेक्ट करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोड के साथ करंट आएगा। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि मरकरी आयन वाटर के अंदर, अगेन मरकरी बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा कि पहले क्या होता था, दांत भरने के लिए अमलगम यूज करते थे, ऐसे वो मरकरी उसमें डाल के ऐसे ऐसे करके, ऐसे आपके वो लोग चांदी कहते थे उसको, बेच के देख लो तो वो जो है अब बंद हो गया, क्योंकि मरकरी जो है आपकी स्किन के पोर के थ्रू अंदर चली जाती है भाई, ठीक है, और यहाँ पे भी है धीरे धीरे मुंह के अंदर जा रही है, तो वो खतरनाक है हमारे लिए। तो इसीलिए जो है बाद में अलग अलग कंपाउंड आए, तो यहाँ पे भी मरकरी पानी के अंदर उसको डिटेक्ट करना, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, एआई वेब क्रॉलर देखो, अभी क्या है कि आपने कोई मान लीजिए मेहनत करके कोई आर्टिकल लिखा, आपने एडिटोरियल लिखा, आपने कोई बुक लिखी, या कोई ऑनलाइन आपने बहुत मेहनत से सोच के ऐसे बैठ के ना, एक चाय का कप लेके ऐसे सोच के हाथ भी रखा ऐसे, तो आपने कोई कंटेंट बनाया और कोई आके चोरी करके ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही लग रहा है। यूएस यूके से लेके इंडिया तक तहलका मचा हुआ है, एआई आ गया। एआई के अंदर क्या है, एआई वेब क्रॉलर है। वेब क्रॉलर के अंदर क्या होता है कि भाई आपका जो वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, वेबसाइट पे विजिट करता है, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब आपकी कोई परमिशन नहीं। अब डेटा ले गया वो, उसने स्ट्रक्चर्ड कर दिया, तो हमने एआई से सर्च मारा, वो बड़ा अच्छा दिखा रहा है यार, ये तो बड़ा कमाल का है, तो हमें तो वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं। अब जिनका डेटा इसने चुराया वो क्या करेंगे, ठीक है, तो वहां पे जो है, वहां पे भी वो बोल रहे हैं अनऑथोराइज स्क्रैपिंग हो रही है, ठीक है, जर्नलिस्ट के कंटेंट की मतलब इंडिया में जर्नलिस्ट वाले नहीं बोल रहे, क्योंकि उनका कोई कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या स्क्रैप करना है, समझ रहे हो। तो इंडिया में कोई इशू नहीं है, लेकिन बाहर इंडिया के अंदर जनरली जो लोग न्यूज़पेपर या कुछ उसमें काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, सही है, तो वो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है मेन मीडिया वाले उनके पास है ही नहीं कंटेंट, तो वो क्या करेंगे। तो हमारा एआई वेब क्रॉलर क्या है कि ये बेसिकली क्या करता है कि एक स्पाइडर या बॉट है, आपके वेबसाइट पे जाएगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको जो है स्ट्रक्चर्ड करके जो है अपना डेटा बना लेता है, ठीक है, उसमें अच्छा जो है वो सारा निकाल लिया। तो ये इसीलिए इसके खिलाफ है कि भाई आप जो है ना कोई परमिशन ली, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना डेटा लेके जा रहे हो। ओके, चलो, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन एसोसिएशन, ठीक है, उन्होंने भी कुछ कंसर्न शो किए हैं, ठीक है जी। ओके, हैम रेडियो कम्युनिकेशन, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया कुछ है, तो नॉर्मली जो अपने खंबे लगे हुए हैं जहाँ पे हमारा टेली कम्युनिकेशन वाला चलता है वो तो उखड़ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसमें एक अब है कि वो स्टारलिंक वाला प्रोजेक्ट आ गया कि वो कहता है कि भाई मैंने सैटेलाइट लगा दिए हैं तुम्हारे हर जगह पे, तो तुम उधर से डेटा ले लो, लेकिन वो सस्ता नहीं है। तो उसमें इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि देखो, एक होता है हैम रेडियो, एमेट्योर रेडियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एक लाइसेंस्ड होता है, लाइसेंस इन द सेंस के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी डेडिकेट करती है, और उसके बाद कंट्री की जो बॉडी है जैसे ट्राई वगैरह, ये अपना बाकी सिस्टम देखती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक डेडिकेटेड फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात कर सकते हो, आई गेस यहाँ पे जो सुभाषु शुक्ला है, ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, उन्होंने भी इंटरेक्ट किया
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी। तो मतलब आपके पास जो है यहाँ पे इधर से आप कनेक्ट करोगे, ये आइनोस्फीयर पे जाएगी, टकराएगी, बाउंस करके रिसीवर के पास चली जाएगी। सिंपल। आप बोल रहे हो साउंड है, रेडियो का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लंबी चौड़ी साइंस है जिसके अंदर मैं आईटी में ये पढ़ाता हूँ कि रेडियो को क्यों यूज़ कर रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं करते, क्या क्या उसमें। लेकिन प्री के लिए अभी जो है करंट अफेयर बेस्ड हम इतना ही इसको रखते हैं, ठीक है जी। ओके, सैटेलाइट इंटरनेट आ गया ना भाई। अभी ये एलन मस्क कहता है मैं गरीबों को इंटरनेट दिला के रहूंगा। हमने कहा रुक जा, कहता नहीं। तो उसने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया। उसने क्या किया, कहता ये अपनी अर्थ है और ये अपना लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। इधर उसने बहुत से सैटेलाइट लगा दिए। कहता दुनिया में के किस कोने में छिपोगे, हर जगह तुम्हें इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। ये भी हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे अभी क्या होता है कि जैसे मान लो जो शहरों के अंदर तो फाइबर डली हुई है, बहुत तेज इंटरनेट है ना, यहाँ पे भी है। तो अब गांव के अंदर क्या होता है कि ठीक है टावर वावर एक आधा लगा दिया, थोड़ा बहुत इंटरनेट आ रहा है, बस उतना हिसाब से ठीक है उनका भी। बहुत से रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे पहाड़ियाँ ये वो, वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पहुँच रहा, थोड़ा बहुत इंटरनेट आता है, इंटरनेट की हाई स्पीड वहाँ पे कुछ है ही नहीं। रिमोट एरियाज के अंदर दिक्कत है, पहाड़ों पे चले जाओ वहाँ पे दिक्कत है। ये कहता अर्थ के कौन सा कोना है मुझे बताओ जहाँ पे तुम छुपे हो, मैं वहाँ पे इंटरनेट दूंगा। कैसे दूंगा, ये कहता कि हम कर ही देंगे। जैसे आपके घर के अंदर टीवी वगैरह चलता है डिश से, है ना, ये सारा, तो वैसे ही सिस्टम है। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कॉल की तो लोकल टावर के पास जाएगी, लोकल टावर के पास चलेगी, वहाँ से स्विचिंग सेंटर होते हैं, जैसे स्टेट टू स्टेट करना है या इंटरनेशनली करना है तो इंडिया से जो गेटवे है वहाँ से थ्रू क्या बोलते हैं उसको, थ्रू सी जाएगी या सैटेलाइट के थ्रू जाएगी। तो बेसिकली अगर हम लोकल देखें तो टावर, लोकल टावर के पास की, उधर से दूसरे टावर के पास की, वो देखेगा कहाँ पे है बंदा जिसको कॉल कर रहा है बार बार, तो फिर उसके पास चली गई उसके लोकल टावर में, एंड देन आपके मोबाइल के ऊपर कॉल आ जाती है। तो इस तरह से चलता है। अब क्या है, ये कहता नहीं, हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका घर है, घर के ऊपर ऐसे एक डिश सी लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा के सैटेलाइट के पास, ठीक है, उसके बाद दूसरे सैटेलाइट के पास, देन वहां पे जो है उसके साथ अगर टावर है, टावर के थ्रू या जो भी चैनल है, देन पर्सन के जिसको आप कॉल कर रहे हो या आप इंटरनेट जिसका यूज कर रहे हो वहां पे जो है सिग्नल ट्रेवल करता है। अब ये जो है सैटेलाइट टू सैटेलाइट है। आप सोचो सैटेलाइट टू सैटेलाइट तो ठीक है, ये तो हर जगह है फिर, ठीक है। इसीलिए ये कहता कि हम जो है इंटरनेट, जैसे मान लीजिए आपके ये लग गया, आपने यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, आप हैंडसेट सा भी दे देंगे ये कि आप गाड़ी में जा रहे हो तो वहां पे जाके उसके साथ लिंक करके काम चला लो। अभी ये वाला सिस्टम है, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी, 86 मेरे ख्याल से 100 है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया कुछ ऐसा, मंथली प्लान है। मतलब ये कैसे गरीबों के लिए हुआ, ठीक है। अब ये तो जो है महंगा है, तो मतलब वैसे कोई रिमोट एरिया में गया तो वो यूज कर लेगा, दैट इज ओके। बट ऐसा नहीं होगा कि भाई गरीब आदमी कहेगा एलन मस्क आ गया गरीबों का मसीहा, ठीक है, और ये 8600 रुपये इतना महंगा है ना, इतना महंगा तो कोई खरीद लेंगे। अब यहाँ पे देखो रिमोट एरियाज के अंदर अगर विनर कौन है, रिमोट एरियाज में सैटेलाइट इंटरनेट, क्योंकि ये अच्छी खासी स्पीड दे देगा। लेकिन शहरों में जहाँ पे डेडिकेटेड फाइबर डली हुई है वहां पे इसकी स्पीड जो है ना वो कम होगी। तो मतलब शहरों में विनर कौन है, फाइबर जो ऑलरेडी डली हुई है। लेकिन अगर रिमोट एरियाज में तो ये ठीक है, ओके, लेकिन गरीबों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सिस्टम इंस्टॉल करने का भी पैसा लगेगा, ऐसा नहीं कि वो आएगा और कहेगा सिस्टम गिफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो लो अर्थ ऑर्बिट में इसने रखा, अब इसको कोई बोले कि भाई हाई अर्थ ऑर्बिट में ले जाता, तो हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ से सिग्नल ट्रेवल करेगा यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस आएगा, तो टाइम कितना लगेगा, इट में इसकी लेटेंसी होगी ज़्यादा। अब इसको क्या बोला कि भाई इधर से आ गया इधर, तो यहाँ पे लेटेंसी कम है, डिले जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रखा है। नंबर ऑफ सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादा लगेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे ये दीवार है, दीवार के आगे आप क्या कर रखो, एक टॉर्च यहाँ पे रख दी, टॉर्च इतना एरिया कवर करती है लाइट का, दूर रख दी टॉर्च तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी। सिमिलरली यहाँ पे एक सैटेलाइट है तो अर्थ का ज़्यादा एरिया कवर करेगा, पास में है वो कम करेगा, इसीलिए नंबर ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज कर जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। महंगा काम है इसका भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो है कि इसने बस थोड़ी सी पैसे लगाए और काम हो गया, ठीक है। अब क्या एलन मस्क ऐसा भी नहीं है कि ये अकेले ही है, और भी वन वेब से लेके बहुत से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ सैटेलाइट का, जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया, अभी मैंने बताया को हैम रेडियो यूज कर लो, आप सैटेलाइट इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि मान लो बातें तो चलो ठीक है, मजा आ रहा है, लेकिन आप सोचो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ डिजास्टर हो गया तो आपका नॉर्मल जो चैनल है, जो नॉर्मल टावर से टावर वो डिस्ट्रॉय हो गया इंफ्रा,
तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, हैम रेडियो से कनेक्ट किया, ठीक है। अब दूसरा है कि वो कहते हैं कि आप सैटेलाइट से कनेक्ट कर लो, लेकिन उसमें ये दिक्कत है कि अगर मान लीजिए मौसम ही खराब हुआ, उसकी वजह से कुछ साइक्लोन आया या कुछ हुआ, फिर तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मौसम का भी मेहरबानी रहनी होगी, राइट। अब यहाँ पे हरिकेन आया, ठीक है, वहां पे वाया सैटेलाइट इंटरनेट का यूज किया गया, तो मतलब विद द टाइम अगर कुछ इंप्रूवमेंट हुई। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन ने तो स्पेशली जो है स्टारलिंक वाला ही फिट कर दिया था ताकि वो जैमर काम ना कर पाए, ठीक है। अब इंडियन आर्मी यूज करती है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। तो मतलब कुछ एग्जांपल है जो आप मेंस में यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर हम बात करें मिड अर्थ, हाई अर्थ ऑर्बिट एज वेल एज लो अर्थ ऑर्बिट, तीन है, तो आपको मैंने वो बेसिक बता ही दिया। लो अर्थ ऑर्बिट में कम लेटेंसी, ऊपर गए मिड में थोड़ी सी ज्यादा लेटेंसी, और ऊपर गए तो और ज्यादा लेटेंसी, ठीक है। तो यही इसमें है। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट लो में लगेंगे, उससे कम उससे हाई में, उससे कम उससे हाई में। स्पीड कितनी आएगी 25 Mbps 220, तो ऐसा मतलब क्लेम कर रहे हैं, बाकी जब ये लग के पता चलेगा फिर है। सैटेलाइट जो सेटअप है उसकी एवरेज कॉस्ट बताई हुई है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है 86 जो है 100 मेरे ख्याल से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मैंने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कुछ रेंज अलग बताई गई थी, उससे थोड़ा सा पहले का ये जो है डेटा है, ठीक है। तो बेसिकली हाई है ऐसा समझो, ठीक है। तो ये है पूरा आपके सोर्स से ये सारा सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्ट होके डेस्टिनेशन के ऊपर जाएगा, ओके। नेशनल बायोबैंक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक क्या कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ आर्ट फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक है। देखिए आप समझो, हमारे पास दो डेटा बड़े जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बेसिकली यूनिक डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं। समझो कि हमारे पास दो डेटा बड़ा जरूरी है। एक तो क्या है, हम जीनोम का डेटा लेते हैं। जीनोम क्या होता है सर? देखिए, अगर एक इंसान का एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को अगर मैं खोलता हूँ तो ये बनता है डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर छोटा छोटा, कल की क्लास में मैंने बताया था, छोटे छोटे ये क्या है, जीन है। जीन के अंदर कोड है हमारी बॉडी के, ठीक है, कि हमारी आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, अलग अलग फॉर्मेशन के कोड है। अब ये पूरा अगर डीएनए को बोलूं मैं, दिस होल डीएनए इज कॉल्ड एज जीनोम, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि हम जीनोम का डेटा ले रहे हैं तो इट मीन्स कि हम डीएनए ले रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि हम फिनोम का डेटा ले रहे हैं, फिनोम, फिनोम का मतलब क्या है कि एक होता है कि जैसे मान लीजिए फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, करेक्टर, करेक्टर क्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइट कितनी है पर्सन की, ठीक है, हाइट कितनी है, कलर कितना है, तो कौन सा है, ये सारा ये क्या है, ट्रेट है, जो एक्सप्रेसिव ट्रेट है। ये ट्रेट कहां से आए, हाइट और कलर कहां से आए, जैसा डीएनए था, तो मतलब ये जीनोम से ही आए हैं, ये फिनोटाइप है। अब यहां पे क्या है, अगर आपका जीनोम मतलब हमारा जो जीन है, जेनेटिक कोड है, वो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, फिनोम, ठीक है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जीन और एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हुए, जैसे मान लीजिए मेरा जेनेटिक कोड है और उसके बाद मेरा बर्थ हुआ, देन एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हुआ, मेरी हाइट और ये सारी चीज़ें उस हिसाब से वेरी कर रही हैं। हालांकि मेजर पोर्शन जेनेटिक्स का होता है, लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है। आपकी बोन की ग्रोथ के ऊपर भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, तो ये दोनों का इम्पैक्ट क्या है, फिनोम, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेट, समझो सिंपल। जीनोम का मतलब क्या है, मेरे डीएनए में क्या लिखा है। फिनोटाइप क्या है, मैं कैसा हूं, मेरी हाइट क्या है, मेरा कलर क्या है, ये सारा क्या है जो आपको दिख रहा है वो है फिनोटाइप, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें बायोबैंक क्या है, बैकबोन, तो इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सी डाइवर्सिटी है, तो उसको देखना जरूरी है। हम जेनेटिक लेवल के ऊपर भी देख रहे हैं इसको, ओके। अब यहां पे देखो कंट्रीज डाइवर्सिटी, ये तो सारा देखेंगे। अब यहां पे रिसर्चर बिलीव दैट दिस विल एड इन डायग्नोसिस, इंप्रूव थेरापेटिक टारगेटिंग, और यहाँ पे डिजीज के खिलाफ हमें लड़ने की हेल्प मिलेगी। इसमें ये बेसिकली क्या है, कहना क्या चाहता है कि जैसे मान लो हम ओवरऑल एक कंसेप्ट देखते हैं कि मान लीजिए जीनोम है, पूरा जीनोम का सीक्वेंस देख लिया कि किस सीक्वेंस में ए लगा है, टी लगा है, सी जी लगा है, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। मैंने सीक्वेंस देख लिया, अब मेरे पास एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, इसका सीक्वेंस अलग है, इसका सीक्वेंस अलग है, ठीक है। तो मुझे पता लगा कोई मैंने मेडिसिन बनाई, वो इसके खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके खिलाफ अच्छे से नहीं है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा। कोई डिजीज है, कौन सा सीक्वेंस है पर्सन का, ठीक है, लोगों का, जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कोई डिजीज होने के, तो उसको हम अवेयर कर देंगे, भाई बच के रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ओके। जेनेटिक एनालिसिस ऑफ राइनो, हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए राइनो का वो हॉर्न जो है वो उखाड़ के ले जाता है, क्योंकि उसका वो वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छा पैसे से ट्रेड होता है।
तो इलीगल पोचिंग ये सारा तो कुछ तो बहुत चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम जो है ना राइनो के हॉर्न का जो सैंपल लेके उसका एक डेटा इकट्ठा कर ले। ऐसा क्यों करना है कि कल को मान लीजिए कहीं पे राइनो का हॉर्न मिलता है तो हम डेटा मैच कर लें कि ये हमारे वाले का है या कहीं और का। तो इससे क्या ट्रेसिंग इजी हो जाती है। आप इलीगल पोचिंग और ये सारा इलीगल ट्रेड है उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट रोक सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि क्या हमारे एरिया से पोचिंग हो रही है कहाँ से, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आपको जो है वो अलग अलग जगह से मे बी वो आ सकता है। अब यहाँ पे देखो जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ सैंपल कलेक्ट किए, ठीक है, राइनो के असम फॉरेस्ट डिवीजन ने, राइट। अब ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, देखो आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया कि ये है क्या। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, रोडीज इंडिया प्रोग्राम। आपसे ये यूपीएससी पूछ सकता है रोडीज इंडिया प्रोग्राम जो है ये क्या है, ओके। एंड यहाँ पे क्या है कि हम एनालिसिस करेंगे डीएनए का, उसके हॉर्न के डीएनए का, राइट। तो ये सारा इसमें है। एंड डीएनए प्रोफाइल ऑफ राइनो हॉर्न्स, ये एक वर्ड है जो सेंटेंस है जो आपको याद रखना है, ओके। प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड राइनो बेरिंग स्टेट्स जिनके अंदर राइनो है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड देन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, ओके। चलो क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता ही दिया कि ये इसका गोल क्या है। ब्लैक होल मर्जर, ब्लैक होल कल हमने पढ़े थे कि भाई ऐसे बहुत से टाइप के, मैंने आपको सारे टाइप के ब्लैक होल बताए। ब्लैक होल जो हैं अगर मान लीजिए ऐसे मर्ज हो गए, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि अगर ब्लैक होल मर्ज हुए तो हमें क्या मिलेगा, तो वहां पे नीचे ग्रेविटेशनल वेव्स करके एक ऑप्शन था, वो उसका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे क्या है कि जो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज हैं जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया है, लीगो, विर्गो, कागरा, ठीक है। लीगो के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन एक पूछा हुआ है। अब इसमें है क्या, है ना, कहानी क्या है, ये तो यही तो जाननी है आप, अदरवाइज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम क्यों देख पा रहे हैं, ड्यू टू लाइट। तो लाइट जो है ऐसे लग के आंखों में गई और इमेज बनती है, तो लाइट की वजह से हमें जो है विजन मिलता है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा है, ठीक है, एंड देन माइक्रोवेव है, तो अलग अलग, राइट। ये बाकी क्यों नहीं दिखती, राइट। हमारी आंखें बेसिकली उस पार्टिकुलर के लिए जो है वो सेंसिटिव है, ठीक है, इंफ्रारेड है। तो बाकी को कैसे देखें, तो बाकी तो ऐसे ही है जैसे लाइट है, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। अब यहाँ पे बाकियों को देखना है तो क्या करें, इसके लिए हमने बना दिए टेलीस्कोप कि भाई टेलीस्कोप लो और तुम इसको देखो बाकी को, ठीक है, राइट। तो मतलब अगर हमारी आंखें हैं तो टेलीस्कोप भी एक आईज ही है, क्योंकि बाकियों को वो देख रही है। सिमिलरली अगर हम जैसे इधर उधर वाइब्रेशन या कुछ होता है, आवाज आती है तो हम सुनते हैं, तो हमारे ईयर है। स्पेस के अंदर भी क्या ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता है। जैसे पानी के अंदर पत्थर मारो तो ऐसे रिपल्स निकलते हैं, तो क्या स्पेस के अंदर भी अगर कुछ हलचल हो तो होता है, कुछ वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन के लिए हमने लीगो वगैरह जैसे ऑब्जर्वेटरी बनाई, ठीक है। और उस वाइब्रेशन का नाम क्या है, वाइब्रेशन का नाम है ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए यहां पे ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या ग्रेविटेशनल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी का मतलब क्या है, कोई भी मतलब कोई हवाई जहाज, ट्रेन अगर बहुत हाई स्पीड से जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो वो जनरेट करेगी ये रिपल्स यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स, चाहे वो अर्थ के ऊपर। लेकिन उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, इसीलिए हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ओके। सो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है कोई भी जनरेट कर सकता है, रिपल्स हैं स्पेस के अंदर, और इसके लिए क्या है, कुछ ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी के बारे में देख लेते हैं। लीगो है, ठीक है, फेमस, इंडिया के अंदर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में भी आएगी, ठीक है। वर्गो कहाँ पे है, इटली में, जापान के अंदर कागरा है, राइट। तो इंडिया विल बी ए फिफ्थ, दैट विल बी ए फिफ्थ, राइट, जो हिंगोली में आएगी, ओके। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है मैंने आपको बता दिया, एवरी मैसिव एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट जो जनरेट करता है, तो वहां पे रिपल्स जनरेट होते हैं। सोर्स क्या है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एलियन लाइफ इन स्पेस, ये इसके ऊपर काफी ज़्यादा चर्चा हुई है कि 3i एटलस जो है इसके अंदर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है, और इसको बोला गया कि ये एलियन ने भेजा है, ठीक है। ओके, अब जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देखोगे तो मार्स के आसपास यहाँ से इस तरह से जो है 3i एटलस जो है जा रहा है, ओके। नासा ने पहले इसको जो है, पहले के अभी तक भी जो है इसको कॉमेट बताया, ओके। अब यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रेंज क्या है, इसकी स्पीड बहुत है। अब इसमें एक डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस थी, समझो,
कि मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है बड़ी तेजी से ऐसे शूट करके जाता है, तो हमें ये भी तो शक होगा यार हमारे से इंटेलिजेंट कोई और सिविलाइजेशन तो नहीं है और उन्होंने कुछ सीक्रेट भेजा हो। ठीक है, नॉर्मली इतनी स्पीड से कुछ जाता नहीं है, तो हमें ये शक है इस पे, ठीक है, कि ये हो सकता है कि भाई ये उन्होंने भेजा हो और हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में वो कुछ जानकारी लें और उसके बाद हो सकता है फ्यूचर में कुचल के निकल जाए। मतलब ये सारे हॉलीवुड मूवीज के अंदर चीजें दिखाई गई। डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस है, वो कहता है कि अगर कोई ऐसी सिविलाइजेशन जो बाहर से आई है, ठीक है, उसका अगर अर्थ की तरफ आए तो उसका बेसिकली क्या है, एक पर्पस तो पहले प्राइमरी पर्पस होगा। वो पर्पस क्या है कि वो अपने आप को छुपाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे छाल ओढ़ लिया और ऐसे होगी बेसिकली छुपाने का मतलब क्या है, जैसे ये सन के आसपास है तो इसके अंदर भी कुछ कैलकुलेशंस हैं कि भाई पहले ये सन के जो फार साइड पे चले जाएगी, सन इधर से मुझे दिख रहा है इधर, तो उस टाइम पे ही छिप जाएगी। देन दिसंबर के आसपास अभी इन्होंने बताया था कि वहां पे अगेन ये ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो उसने और शक बढ़ा दिया, इसीलिए जो है इसके ऊपर काफी चीजें चल पड़ी। अगर हम देखें प्रीवियस इंटरस्टेलर जो विजिटर है, ठीक है, ओमुआ फर्स्ट है, कॉमेट बेरिसो सेकंड है, ठीक है, तो ये भी मतलब ऑलरेडी भी पहले आ चुके हैं हमारे। ठीक है जी, क्या ये थ्रेट है? तो उन्होंने बोला कि अभी दूर है, अभी कोई थ्रेट ऐसा है नहीं। ठीक है, चलो क्वासी सैटेलाइट देखिए, अगेन एक अगर हम यहां पे बात करें एस्ट्रॉयड है, ये काफी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्वासी। मतलब आपको इसके अंदर कुछ फीचर है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, क्वासी सैटेलाइट है, मतलब पूरा सैटेलाइट तो नहीं है, सैटेलाइट होता तो अर्थ के राउंड इस तरह से घूमता, वो लगता है अर्थ के साथ साथ चल रहा है लेकिन वो घूम सन के राउंड रहा है। ठीक है, ये हवाई के अंदर है, पेनस्टार एक टेलीस्कोप, उसने इसको ऑब्जर्व किया और इसको, ये मेंबर है अर्जुना एस्ट्रॉयड क्लास का। अर्जुना एस्ट्रॉयड क्लास जो है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, बहुत तेजी से चलते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉयड वगैरह बहुत तेजी से आ रहा है, उसको कहां पे डाला गया? अर्जुना एस्ट्रॉयड क्लास में। ठीक है, ओके, अब यहां पे इसके कुछ फीचर है। अर्जुना एस्ट्रॉयड क्लास, इसके अंदर मोर देन 100 सच अर्जुनास है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक ही खास बात है, ये तेजी से चलता है। लेकिन क्वासी सैटेलाइट क्या है, ये अर्थ के साथ ऐसे जा रहा है, तो मतलब इसको हम बोलते हैं 1:1 ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, मतलब दोनों एक स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन ये अर्थ की ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये अर्थ है और इधर मान लीजिए सन है, अर्थ भी तो सन के अराउंड घूम रही है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि अर्थ के पास ही पहुंच गया, तो अब 1:1 हो गया, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशन की वजह से वो घूम रहा है तो वो अर्थ के राउंड घूमता, लेकिन क्योंकि वो सन के राउंड घूम रहा है, अर्थ के राउंड नहीं घूम रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है कुछ, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आप ये यहां पे हैं, यहां पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे चल रहे हैं और कोई बॉडी आती है यहां पे आपके साथ आती है। अब आपको लगेगा कि ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन ये बॉडी जो है पर्टिकुलरली इधर जो है बड़ी बॉडी के अराउंड घूम रही। ठीक है, अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड होता तो यहीं पे घूमता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, दोनों एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेम स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 1:1 रेजोनेंस। ठीक है, ओके, नॉट ग्रेविटेशनल बाउंड टू अर्थ लाइक मून, मून की तरह नहीं है। ठीक है, 1:1 आपको याद रखना है। ऑर्बिट सन, ठीक है, सन के राउंड घूमता है एट द सेम रेट एज द अर्थ। ठीक है, तो ये है क्वासी। एक और आता है जैसे सीडो। ठीक है, सीडो सैटेलाइट। सीडो सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, सीडो सैटेलाइट जो है बेसिकली के मान लीजिए आपने कोई ड्रोन या यूएवी है ना, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर रख दिया। ठीक है, यहां पे तो ये मैन मेड है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये ऑब्जर्व कर रहा है क्लाइमेट या कुछ, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो दिस इज सीडो सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट की तरह लग रहा है, लेकिन सैटेलाइट तो पूरा ऑर्बिट करता है, देन वो वहां पे बहुत समय के लिए रहता है, जितनी उसकी लाइफ है। यहाँ पे क्या है, कुछ समय के लिए, तो आपको एज अपीयर्ड एज ए सैटेलाइट। दोनों में वैसे अगर हम वैसे फर्क देखें तो एक फर्क कह सकते हो कि जो क्वासी सैटेलाइट वो नेचुरल एस्ट्रॉइड आ गया, वो हमारे पास ही ऐसे अर्थ के साथ साथ चल रहा है उस टाइम पे। दूसरा ये इसमें ये आर्टिफिशियली, ठीक है, उस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। देखिए, अभी तक हम क्या समझते थे, हम ये कहते थे कि जब दुनिया बनी एक पॉइंट से बनी, ठीक है, जिसको आपने बोला बिग बैंग,
वो कहते हैं सबसे बड़ा धमाका यही है। लेकिन अभी रिसेंटली इनको उससे भी बड़ा मिला। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर ने एक नई कैटेगरी इवेंट की आइडेंटिफाई किया जहां पे पावरफुल गामा रे बस्ट हुआ है। गामा रेज बहुत ज्यादा बस्ट हुई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। ये गामा रे का बस्ट होना, ठीक है, क्यों हुई? फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल टू बी मोस्ट पावरफुल फ्लेयर अप इन द यूनिवर्स। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। एक है सुपरमैसिव ब्लैक होल। कल मैंने आपको बताया था प्राइमोर्डियल है, स्टेलर है, इंटरमीडिएट और ये सुपरमैसिव। सुपरमैसिव ब्लैक होल मतलब ये चीजों को खा भी सकता है, अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली। सुपरमैसिव एक मैसिव स्टार आ गया इसके पास, जैसे आया, ठीक है, तो ये स्फेगेटाई जो है, ये बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ठीक है, ये सुपरमैसिव ब्लैक होल है और यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको मैंने कल बताया था इवेंट हॉरिजन। अब कोई मैसिव स्टार इसके पास आ गया तो क्या होगा? इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी पे ग्रेविटेशन अलग अलग एरिया से लगती है। यहाँ पे ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसके पास है, ये एरिया में कम लगेगी क्योंकि दूर है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरह से खिंच जाता है, स्फेगेटी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक बड़ा स्टार था, उसको ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल ने खींचा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन यहाँ पे निकली। दैट इज कॉल्ड एज गामा रेज बस्ट। ओके, दिस इज नोन एज ENT, ठीक है। इस इमिशन को क्या बोलते हैं, जहां पे गामा रेस बहुत ज्यादा निकली, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। क्लियर है कि मतलब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसके पास बड़ा मैसिव स्टार आया, जैसे आएगा तो वो खिंच जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके जो पास वाला एरिया उसमें ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, दूसरे में कम। तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा गामा रेस यहाँ पे जनरेट हुई और ये मानते हैं कि बिगेस्ट एक्सप्लोजन है, मतलब बिग बैंग से भी ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो ये उनका मानना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट है। इनफैक्ट द ENT इज सो पावरफुल दैट एस्ट्रोनॉमर नाउ बिलीव दैट दे आर द बिगेस्ट एक्सप्लोजन टू हैव टेकन प्लेस सिंस बिग बैंग। सॉरी, बिग बैंग से बड़ा नहीं, ठीक है, सिंस है। ओके, तो मेरी गलती है। चलो, ओके, बॉडीगार्ड सैटेलाइट क्या है? देखो, ये कोई फॉर्मल टर्म नहीं है, ये बेसिकली एक इनफॉर्मल टर्म है। मतलब ये इसका सिंपल है कि अगर स्पेस के अंदर, जैसे ये अर्थ है, अब यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर आपने एक रख दिया सैटेलाइट, ये अपना मर्जी से घूम रहा है। अब ये सैटेलाइट आपके लिए बहुत जरूरी है। मे बी यहाँ पे बहुत से सैटेलाइट हैं जो आपको GPS प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कंट्री को। तो मान लीजिए कल जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो हमने अपना नेविक सिस्टम यूज़ किया ना, उससे प्रिसीजन लिया, ठीक है, GPS देन गगन, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की जितना कर सकते थे। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए वेस्ट एशिया के अंदर क्या करते हैं कि जैसे ये अपना GPS USA का, तो वो कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा, आपको लोकेशन करेक्ट पता ही नहीं चलेगी, आप कहाँ पे टारगेट कर रही है आपकी मिसाइल, कुछ नहीं पता चलेगा। अपना होना जरूरी है, तो हमने अपना बनाया नेविक। अब नेविक के अंदर क्या है कि यहाँ पे आपका सैटेलाइट क्या सुरक्षित है कि मान लीजिए आपकी किसी कंट्री के साथ वॉर होगी, उसने क्या किया, उसने आपके सैटेलाइट को टारगेट कर लिया, उसके आसपास मान लीजिए जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई एनिमी कंट्री का सैटेलाइट पहले से ही घूम रहा है, हमें पता ही नहीं, ठीक है, वो इधर से प्यार से आएगा और यहाँ पे उसकी रोबोटिक आर्म निकलेगी, हमारा सैटेलाइट खत्म कर देगा। फिर उस क्रिटिकल टाइम के ऊपर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सैटेलाइट है वहां पे हम अपना एक और सैटेलाइट रखें जो इनका ध्यान रखे कि इनके साथ कोई आसपास ऐसा तो नहीं है जो खतरा है, ठीक है। इसीलिए एक बॉडीगार्ड की तरह, ठीक है, तो बॉडीगार्ड सैटेलाइट है। ओके, ये फिजिकल थ्रेट है नेवी के लिए, है ना, कि यहाँ पे फेलियर हो सकता है। साइबर थ्रेट है, ठीक है, जैसे इंडिया का रिस्पॉन्स है, जैसे सर्टेन है, कोई सर्टेन जो है स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन है, तो कोई यहाँ पे कोई हैकिंग और ये सारी चीज़ें ना हो। इन स्पेस जो है वो क्या करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। एंड देन अगर हम देखें तो IS4OM, ठीक है, इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मैनेजमेंट, बेंगलुरु में, ये भी ट्रैक करती है कोई कोलिजन तो नहीं हो गया अपने सैटेलाइट के साथ, ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट नेत्रा है, ये भी जो है ट्रैक करता है इसी काम के लिए, ठीक है। ओके, बॉडीगार्ड क्या है इसके बना? मेल क्लास ड्रोन। हम ये चाहते हैं कि एक ड्रोन जो जैसे मान लीजिए बहुत टाइम तक वहाँ रहे, उसे क्या है वो सर्वेलेंस अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ ही है कि वो लंबे समय तक रह सकता है, ऐसे ड्रोन चाहिए। तो अभी हमने प्रोक्योरमेंट उसकी इंक्रीज कर दी है, 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, इनकी लॉन्ग फ्लाई ओवर 30 आवर, मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है अराउंड एटलीस्ट जो है 35,000 फीट। ओके, चलो, रेयर अर्थ मैग्नेट। देखो, मैग्नेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मैग्नेट अगर आप देखोगे तो हम जैसे मान लीजिए जनरेटर से लेके मोटर से लेके किस चीज़ में नहीं है मैग्नेट।
मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करने के लिए बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो मैग्नेट सिर्फ ये नहीं है, मैग्नेट डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क वगैरह उसमें भी यूज किया जाता है। हम ऐसा मैग्नेट चाहते हैं जो जल्दी डीमैग्नेटाइज ना हो, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो, और ये है रेयर अर्थ मैग्नेट। चाइना ने इसके ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। 70% ग्लोबल जो रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग होती है एंड 90% जो है जो रेयर अर्थ की जो क्या मार्केट चाइना ने रखी है होल्ड, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि चाइना ने थोड़ा बहुत जो है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया इन द सेंस, पहले कर्ब लग गया था, हमारे पास कम हो गया था क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, अभी थोड़ा सा उन्होंने ढीला छोड़ा है काम, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, आप सोचो हर एक चीज़ के अंदर है ये, ठीक है, इतना ज़्यादा जरूरी, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें राहत की सांस आई है, ओके। रेयर अर्थ मैग्नेट क्या है? रेजिस्टेंस टू डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मतलब हाईली मैग्नेटाइज्ड, और ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता, डीमैग्नेटाइज नहीं होता, सिंपल भाषा में। ये मेन एलिमेंट नियोडाइमियम है, प्रेसियोडाइमियम है, डिस्प्रोजियम है, ठीक है। जियम ईएम करके जो है लास्ट में है, तो आप उससे भी थोड़ा सा इसको अंदाजा लगा सकते हो, अगर प्री का एग्जाम दे रहे हो तो आपको कौन से वो स्पेलिंग पूछेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि जो कॉमनली यूज्ड है वो क्या है? नियोडाइमियम आयरन बोरन, ठीक है, मैग्नेट है, ओके। तो ये आपको कुछ याद रखना है। एंड अल्टर मैग्नेटिज्म क्या है? देखिए हमारे मैग्नेट जो है अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है जो स्ट्रॉन्ग है, फेरो मैग्नेट। फेरो के अंदर क्या होता है? फेरो के अंदर आपको दिखेगा जैसे जो मोटर जनरेटर, इसके अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखता हूँ इसमें है, हाय, ये है फेरो। फेरो के अंदर अगर हम अंदर स्पिन देखें वो सेम डायरेक्शन में है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आता है। एक होता है एंटी फेरो। एंटी फेरो में ओपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये नीचे को, ये ऊपर को है, ठीक है, नीचे को है, ऊपर को, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इंटरनल ये जीरो हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इंटरनल मैग्नेटिज्म है, राइट। अब मैग्नेटिज्म क्या, हम ये बात करें तो यहाँ पे फेरो के अंदर क्या है? एक ही साइड को जो है उसकी स्पिन है, ठीक है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनल है, इंटरनल मैग्नेटिज्म है, प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसकी जो स्पिन है, इनको भी हम स्पिन स्प्लिटिंग बोलते हैं उसको, मतलब पोलराइज कर सकते हैं मेमोरी वगैरह के लिए, स्पिन स्प्लिटिंग है इसके अंदर, ओके। दूसरा अपना एंटी फेरो। एंटी फेरो इसके उल्टा हो गया, राइट। एक ऊपर को है, दूसरी नीचे को, मैंने आपको बताया था, अभी दिखाया भी है। इसके अंदर क्या है? जीरो एक्सटर्नल, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि यहां पे कोई स्पिन स्प्लिटिंग, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एक अभी है और अल्टर फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, उसका नाम, हाँ, अल्टर मैग्नेटिज्म या फिर अल्टर मैग्नेट बोल दो, फेरो नहीं, ओके। अल्टर मैग्नेट ये है नया। इसके अंदर क्या है? देखो अल्टर के अंदर क्या है, बाहर से आपको लग रहा है कि वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। इमेज दिखाता हूं, ये देखो, ये है अल्टर। तो अब बाहर से देखेंगे तो एक ऊपर को एक नीचे को, मतलब वैसे ही है जैसे हम एंटी फेरो की बात करते हैं। तो बाहर से आपको लग रहा है कि ये जो है जीरो है। इट मीन्स कि इसके बाहर से अगर आपको जीरो लग रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो मैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन इंटरनली स्पिन स्प्लिटिंग कर सकते हैं। देखो स्पिन स्प्लिटिंग क्या होता है मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है, ओके। तो इट मीन्स कि यहां पे आप सोचो, ध्यान दो, फेरो के अंदर क्या हो रहा था? स्ट्रॉन्ग इंटरनल एंड देन स्पिन है, एक्सटर्नल भी है, राइट। जो एंटी फेरो ओपोजिट हो गया उसके। अल्टर क्यों खास है? इसमें कुछ क्वालिटी एंटी फेरो की है, कुछ फेरो की। जैसे एक्सटर्नल जीरो है, वो इसमें भी जीरो था, तो ये वाली इसकी प्रॉपर्टी किसकी है? एंटी फेरो की। स्पिन स्प्लिटिंग इसमें है तो इसमें भी है, ये वाली किसकी प्रॉपर्टी है? फेरो की। तो दोनों की प्रॉपर्टीज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर मान लो फेरोमैग्नेटिज्म है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देता है, तो जो साइडों में मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं उनको इंपैक्ट कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये उसमें एक दिक्कत है, ठीक है। तो उसको कौन रिजॉल्व कर सकता है? अल्टर, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल ऐसी है नहीं। अब आगे की स्पिन, जैसे मान लीजिए मुझे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, हेलो, ठीक है, वो स्पेलिंग ही गलत हो गई, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब हेलो को स्टोर करना है, लेट्स से कि मुझे पता है कि 0 1 0 0 1 1 0 ये है, बाइनरी सिस्टम है। तो मैं क्या करूंगा? आप स्पिन जो है, स्पिन को अगर मैंने कंट्रोल कर लिया, अपने हिसाब से सेट कर दिया, पोलैरिटी बना दी, स्पिन स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं,
आपको 1 कर दिया, 0 0 अगर है तो वो 0 हो गया, सॉरी डाउन डाउन जो है वो 0 हो गया। तो इस हिसाब से मैं स्पिन सेट कर दूंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी आपकी HDD वगैरह, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, पहले जो आती थी उसके अंदर जो है मैग्नेट यूज होता है, ओके, इंफॉर्मेशन स्टोर करने को। अगेन रिकैप करूं, फेरो के अंदर क्या है, एक साइड की स्पिन है, तो मतलब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें दिक्कत ये आती है कि आपने यूज तो कर लिया, लेकिन एक्सटर्नल की वजह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है अगर और इंस्ट्रूमेंट वहां पे है। स्पिन इसमें यूज कर सकते हैं हम। एंटी फेरो ऑपोजिट है, सेंसर वगैरह बनाने के ये काम आ जाता है। आल्टर जो है अभी रिसेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल 0 है एंटी फेरो की तरह। तो मतलब अगर फेरो के अंदर एक्सटर्नल 0 हो जाए तो मुझे मजा आ जाए कि ऐसे एरिया में यूज करना जहाँ पे और भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो उसमें है नहीं, तो अल्टर में है, अल्टर यूज कर लेंगे। और इंटरनल को आप वैसे यूज कर सकते हो स्पिन स्प्लिटिंग में, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा डेफिनेटली, बट हमने कोशिश की है उसको रिजॉल्व करने की। ओके, नोबेल प्राइज मेडिसिन के अंदर फिजियोलॉजी, ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ, तभी जाके बात बनेगी। देखो हमारी, अगर हम स्टेम सेल की बात करें, ब्लड स्टेम सेल की बात करें, तो वहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बनती है। जैसे मान लीजिए मैं बोला RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, ठीक है। तो WBC के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, लिम्फोसाइट उनको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, B सेल एंड T सेल, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि यहाँ पे WBC हमारा बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। RBC क्या है, हीमोग्लोबिन को इधर उधर ले गया, और इसमें क्या ऑक्सीजन जो है साथ में जुड़ती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, ओके। प्लेटलेट का काम क्या है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है हमारी जो कल नैनोजाइम वाला याद करो, नैनोजाइम के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट का किस तरह से वो कंट्रोल करता है। सो बेसिकली प्लेटलेट जो है वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आती है। अब क्या बचा हमारे पास, वो है ये WBC। तो आज WBC को पढ़ लेते हैं इसी खुशी में। WBC के अंदर मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट, B सेल, T सेल। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर B और T के अंदर ही रखेंगे, ठीक है, ओके। सो B सेल क्या है, अगर हम देखें दो तरह के सेल है, एक है B सेल और एक है T सेल। जब मान लीजिए बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आ रहा है, तो मेरी बॉडी क्या करती है, मेरी बॉडी बेसिकली ये B सेल T सेल को जगाती है, भाई उठो, बाहर से कुछ आया है। क्यों, क्योंकि फॉरेन है, वो फॉरेन है। फॉरेन जो है वो हमारे लिए वो है एंटीजन। हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाती है, एंटीबॉडी। जैसे कोरोना वायरस आया तो कई लोगों के वो बीमार कुछ नहीं हुआ, उनकी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी बन गई, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। तो वो एंटीबॉडी, कोरोना जो आया वो क्या था, एंटीजन। मेरी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है, ओके। चलो अब हम ये बनती कैसे है, ठीक है। एक होता है B सेल। B सेल जो है ये मैच्योर होता है बोन मैरो में, और जो T सेल है ये मैच्योर होता है थाइमस में, ओके। अब B सेल जो है ना ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लो एक है, अच्छा इससे पहले T सेल को देखते हैं। T सेल जो है उसके अंदर क्या आता है, एक होता है T हेल्पर सेल। T हेल्पर सेल का मतलब क्या है, मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है कि T किलर सेल। थोड़ा सा ना इधर लाइट पड़ रही है तो वो मुझे दिख ही नहीं रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, इसलिए ये हैंड राइटिंग भी ऐसी हो रही, ठीक है। तो मुझे उधर कभी इधर घूमता हूँ कभी इधर घूमता हूँ, थोड़ा सा उसमें इशू है, कोई बात नहीं। बाहर से कुछ आ रहा है एंटीजन, तो मेरी बॉडी का T हेल्पर सेल क्या कहता है, मेरी बॉडी का T हेल्पर सेल ना जो ये B सेल को बोलता है कि भाई उठो एंटीबॉडी बनाओ, वो आ गया है। अगर हम बात करें T किलर सेल की, T किलर सेल जो है डायरेक्टली जो है अटैक कर देता है। ये सेल स्पेसिफिक भी है, मतलब अगर कैंसर सेल है तो T सेल जो है ये किलर सेल उसके ऊपर अटैक कर देगा सीधा सेल के ऊपर। जो B सेल है वो ह्यूमोरल एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। सो यहां पे हमने दो चीजें समझी कि जैसे मान लो बाहर से कुछ आया तो मेरा T हेल्पर सेल B सेल को बोलेगा भाई बनाओ, सामान बनाओ है ना, काम होने वाला है। दूसरा है T किलर सेल, वो कहता है कि मैं सीधा अटैक करूंगा सेल पे, सेल स्पेसिफिक। अब आपके घर में कोई मान लीजिए ऐसे कोई आ गया इंसान, तो आपने उसकी हेल्प वगैरह या कुछ कर दिया, आपने उसको अंदर, वो कहता है मुझे खाना दे दो या कुछ भूख लगी है, तो उसने आपने दे दिया, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो
हमारा माल उड़ा के ले गया, घर से सामान चोरी करके ले गया, तो आपको लगा कि ऐसे कपड़ों वाला चोर है। नेक्स्ट बार जब ऐसे कपड़ों वाला आएगा तो आपको पता लग जाएगा नहीं नहीं ये चोर होते हैं, भगा दोगे बाहर से। सो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी थी, है ना, पहले वाला जो सदमा था वो था ना, राइट। तो वो अगर नहीं होता तो आप फिर उसको बोलते आइए जी, आपका वेट कर रहे थे, वो फिर उड़ा के ले जाता। तो इट मीन्स के मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर कोई एंटीजन मेरी बॉडी में आ रहा है, मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है, अब मेरी बॉडी उसको याद भी तो रखेगी, अदरवाइज फिर वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे भी मेमोरी सेल भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है याद रखते हैं। दूसरा आपको पता है एक्टिवेटेड बी सेल है जो अपना काम एंटीबॉडी बनाते हैं, ये टी सेल के कहने पे टी सेल की मान जाते हैं। अब यहां पे सवाल ये है, मैंने अभी तक जो भी चर्चा की है, मैंने कहा कि अगर कोई चीज बाहर से आती है तो मेरी बॉडी उसके ऊपर अटैक करती है। ओके, इट मींस कि जो फॉरेन है, बॉडी को पता चल जाता है ये फॉरेन है, इसके ऊपर अटैक करना है। बॉडी हमारे सेल के ऊपर अटैक क्यों नहीं करती? जैसे कुछ कैंसर में हो जाता है या फिर ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब हमारे बॉडी सेल बचा के रख रहे हैं, ये बी और टी सेल, ये कैसा भेदभाव है, बाहर वालों को पकड़ लेते हैं। तो इट मीन्स के कोई सिस्टम तो होगा जो इनको बोलता कि ये भाई अपने हैं, इनके ऊपर मत अटैक करना, ये पराए हैं, ठीक है, इनके ऊपर अटैक करना, राइट। सो जैसे कोई कहीं पे लड़ाई हो रही है तो वो सामने वाली टीम को अटैक करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी वाली टीम को ही अटैक करने लग जाए। तो हमारी बॉडी भी तभी बची हुई है। अगर जिस दिन ये भेदभाव खत्म हो गया उस दिन हमारा भी जो है सिस्टम खत्म है फिर। तो जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है उसके अंदर क्या है, बॉडी के ये जो सेल है, बॉडी के सेल को ही खाने लग जाते हैं, घर का भेदी लंका डाय। तो ये इनको अपने और पराये में कोई फर्क नहीं, ठीक है। सो जब तक हम बचे हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहर से कोई चीज आ रही है तो उसको पता है फॉरेन है, उसके ऊपर अटैक करना है, लेकिन जो अंदर वाले हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करती। अब यही जो है, इसी के लिए जो है ये एक्चुअल के अंदर कैसे होता है, अपने वाले जो है कैसे बच जाते हैं और बाहर वाले पकड़े जाते हैं, ये इसी के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला है। और ये ऐसा नहीं कि आज उन्होंने कुछ ढूंढा और कल मिल गया, ये पहले से चल रहा है काम। यहां पे दिखाता हूं आपको, ये देखो। अब ये सवाल था कि बॉडी कैसे डिटेक्ट करती है कि जो सेल है, जैसे मान लीजिए जैसे टी सेल है, ये मान लीजिए फॉरेन बॉडी के सेल के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई बाहर से चीज आ रही है तो अटैक कर रहा है, सही है, मजेदार है। लेकिन कोई एक बिगड़ा हुआ टी सेल है, ये क्या करता है, अपनी बॉडी को, ठीक है, अपनी बॉडी को अटैक कर रहा है, अपनी बॉडी के सेल के ऊपर। तो इट मीन्स कि इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, इसको कौन रोकता है कि भाई नहीं ये तो अपने हैं। तो अब यही चीज, इसका कंट्रोल कैसे होता है एक्चुअल के अंदर, कि ये सेल को अलाउ है कि भाई ठीक है तू सही काम कर रहा है, आगे चल, और इस सेल को रोकना है, ये कंट्रोल कौन करता है, इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ओके, कैसे किया, यहां पे देखो। पहला वो जो पहले से चल रही है स्टडी, बेसिकली अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, हाँ, तो बैकग्राउंड क्या है, पहले एक हम ये मानते थे कि ये कैसे रुकता है, ये एक सेंट्रल टॉलरेंस सिस्टम है। सेंट्रल टॉलरेंस सिस्टम क्या है, चलो दिखाता हूं आपको इमेज के अंदर। सेंट्रल टॉलरेंस ये कहता है कि जैसे मान लो थाइमस के अंदर टी सेल बने, ठीक है। अब टी सेल के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखोगे, यहीं पे आपको दिखा देता हूं, ये है थाइमस सेल, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि अलग अलग टी सेल है, टी सेल के ये देखो इधर आपको रिसेप्टर दिखेंगे। तो अब यहां पे ऐसा समझो कि ये मान लीजिए थाइमस से टी सेल बन रहे हैं, जो पहले हम सोचते थे, ये उसके रिसेप्टर, ठीक है, मैं यहां पे बना रहा हूं, ओके। ये दूसरा भी टी सेल है, ये भी टी सेल है, ओके, इसके भी रिसेप्टर है। तो ये कहता है कि थाइमस जो है, जो सेंट्रल सिस्टम है, मतलब ऑर्गन ही, वो पहले इनका टेस्ट लेता है कि इनमें जो कौन पास होगा। टेस्ट लेगा मतलब कि यहां पे वो क्या करेगा, बॉडी का प्रोटीन, बॉडी का ही प्रोटीन इनको दिखाएगा कि ये बॉडी का प्रोटीन है भाई, इसके ऊपर अटैक कर लो। अब जो टी सेल सही होगा तो वो बॉडी के प्रोटीन पे तो अटैक करेगा नहीं। तो जिसने नहीं किया, मान लीजिए ये अटैच नहीं हुआ, ये पास है, ये आगे चला जाएगा। अगर इसने कर दिया तो ये उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज सेंट्रल टॉलरेंस सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल टॉलरेंस सिस्टम, यहां पे देखो, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियली हार्मफुल जो इम्यून सेल है उनको जो है अर्ली डेवलपमेंट के अंदर ही खत्म कर देता है। तो जो हार्मफुल है हट गए तो सही से ही बच गए। ये सिस्टम हम पहले मानते थे।
ठीक है। 1995 के अंदर इन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे पेरिफेरल टॉलरेंस है, ठीक है। पेरिफेरल टॉलरेंस मतलब आपका जो इम्यून ऑर्गन है, जो थाइमस है, उसके बाहर जाके ये कंट्रोल होता है। ये बाहर जाके कैसे कंट्रोल होता है, यहां पे दिखाता हूं। ये देखो, जो टी सेल है अगर जुड़ेगा तो ये टी रेगुलेटरी सेल है, ठीक है। यहां पे हमने पहला समझ लिया, रुक जाओ एक मिनट, यहां पे, हाँ यहां पे, ओके। हमने एक समझ लिया कि एक तरीका क्या था, पहले हम समझते थे कि सेंट्रल है। सेंट्रल का मतलब कि थाइमस के ही अंदर वहीं पे जो है जब टी सेल बनते हैं, मैच्योर होते हैं, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो वहीं पे जो गलत टी सेल हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो सही है वो प्रूव हो जाते हैं। ये हो गया पहला सिस्टम। उसके बाद उन्होंने बोला सेंट्रल नहीं है, दिस इज पेरिफेरल, मतलब आउटसाइड द इम्यून ऑर्गन, बाहर होता है। अच्छा, बाहर कैसे होता है, वो कहते हैं एक और टी सेल है जिनका नाम है टी रेगुलेटरी सेल, टी रेगुलेटरी सेल। तो ये टी रेगुलेटरी का काम क्या है, ट्रैग भी बोलते हैं इसको, इस तरह से लिखा होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है इसका काम क्या है कि अगर कोई टी सेल जब बॉडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो ये रेगुलेटरी सेल उसको रोकेगा, नहीं भाई मत कर। तो बेसिकली उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये है कहानी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी जैसे टी रेगुलेटरी सेल का क्या काम है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, ठीक है। ये कहानी होगी सारी अपनी। हाँ, फिजिक्स के अंदर अगर बात करें तो यहां पे क्या है कि ये जो अपना क्वांटम टनलिंग, ठीक है, क्वांटम टनलिंग के लिए जो है प्राइज, जो इसमें मिला है अवार्ड। देखिए ये चीज जो है, इसको डायरेक्टली अगर यहाँ पे मैं ऐसे होता है ऐसे होता, वो चीज नहीं होगी, बट हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। देखो एक सिंपल चीज है, एक क्लासिकल फिजिक्स है जो हम सभी जानते हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल है। एक सब एटॉमिक लेवल के ऊपर होती है, दैट इज क्वांटम, ठीक है। अगर कोई बॉल, जैसे बॉल के इधर आप थ्रो करोगे तो नेचुरली बाउंस बैक करेगी। अब यहां पे ये कह रहा है कि बॉल आपने, जब क्वांटम साइंस पढ़ते हैं तो वो कहता है बॉल आपने फेंकी और ये बॉल को क्रॉस करके, ये है क्वांटम, ठीक है। ये क्या है, कैसे क्रॉस करके, इसने एक टनल बनाया बीच में और उसके थ्रू जो है निकल गई। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस को समझते हैं, ओके। यहां पे पहले देखो, मान लीजिए ये एक हमारे पास बैरियर है, ठीक है। बैरियर को थोड़ा सा अलग, एक उसके माउंटेन की तरह बना, मान लीजिए ये आप, ज्यादा ही होगी, इस तरह से आप यहां पे हो, लेट से क्लासिकल जो है वो ये कहते हैं कि अगर इसको क्रॉस करना है इसको, तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, अदरवाइज ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्लासिकल है, नॉर्मल, ठीक है। जैसे अभी मैंने बॉल की एग्जांपल दी, वो भी एक क्लासिकल है मैक्रो लेवल के ऊपर। वो कहता है अगर क्वांटम है तो वो क्या करेगी, वो यहां से आएगी और यहां से ऐसे करके इधर क्रॉस करके चले जाएगी। ये कैसे हुआ, देखिए वो कहता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर की बात करते हैं हम, पार्टिकल है, वो कहता है कि इसका वेव नेचर भी होता है, ठीक है, वेव। तो वो कहता है कि वेव जो है ना, ये धीरे धीरे यहां से एक टनल बनाती है और यहां पे पास हो जाती है, और वेव को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी यहां पे इसको चाहिए। एक इसको पूरा ऊपर से क्रॉस करना है। अब ये इसने बैरियर तो क्रॉस नहीं किया, बीच में टनल बना के निकल गई, तो कम एनर्जी से भी ये पास हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, लेट से कि कोई ऐसे वॉल है ना, उसके थोड़े थोड़े क्रैक है, जैसे धुआं होता है, धुआं, ठीक है ना, इधर आग जल रही है, धुआं है, धुआं धीरे धीरे इसको क्रॉस करके आ गया, बीच में क्रैक है, हमें नहीं दिख रहे, ठीक है, बहुत स्मॉल है, लेकिन है, तो धुआं क्या करेगा, उसको ऐसे क्रॉस करके दूसरी साइड आ जाएगा। सिमिलरली वेव लाइक यहाँ पे जो नेचर है ये इसको क्रॉस कर जाता है। अब देखो एक है ना प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कौन सा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, वेट करना एक मिनट। हाँ, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये इसको एक्सप्लेन करता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जब वेव नेचर है, देखो ये क्या है, क्लासिकल के अंदर एक खास बात क्या होती है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, हर एक चीज जो है प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कैसे दिख रहा हूं, मैक्रो स्केल के ऊपर देख रहा हूं शीशा सामने, वैसे ही। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो है सब एटॉमिक लेवल के ऊपर क्या क्या चेंजेस हो रही होंगी। इवन आप सेल ही देख लो, कितने सेल डेड हो रहे होंगे जब तक मैं लेक्चर ले रहा हूँ, कितने सेल नए बन रहे होंगे, राइट। तो उस लेवल के ऊपर तो कुछ चेंज हो रहा है। तो
वो कहता है क्वांटम जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। मतलब क्लासिकल प्री डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, अगर मैं इस बॉल की कौन सी पोजीशन है उसको मैं चेक करूं तो वो यहीं पे पता चल गई कि ये पोजीशन है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट क्वांटम क्योंकि एक वेव की तरह है तो वहां पे आप एक पार्टिकल का नेचर, उसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं बता सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। क्यों? क्योंकि वो वेव में है, समझ रहे हो। अगर एक पार्टिकल यहां पे है तो आप बता दो कि सर यहां पे पड़ा है, लेकिन एक अगर वेव नेचर में है तो ऐसे फ्लो कर रहा है तो वहां पे आप एग्जैक्ट उसका नेचर नहीं बता सकते, उसकी लोकेशन नहीं बता सकते, ये उसकी लोकेशन है, इतनी उसकी एनर्जी है। सो दैट इज वाई इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता है इधर भी हो और उस बैरियर की उधर भी हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली पूरा। आप हम उस तरह से नहीं पढ़ सकते कि है ही क्वांटम, बड़ी चीज होती है दिखाई देता है आपको ये इस तरह से। ठीक है, तो हम उस तरह से इमेजिन नहीं कर सकते, बट इट इज देयर, राइट। क्यों देयर है? यहां पे देखो, जो अगर हम बात करें न्यूक्लियर डिके होता है वहां पे अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो जो न्यूक्लियर की फोर्सेस होती हैं वो अल्फा पार्टिकल को जाने ना दे, समझ रहे हो। लेकिन ये फिर भी कैसे चला गया? क्योंकि ये उस टनल के थ्रू गया। जैसे हम सन के अंदर पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, वो कहता है कि ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे मिल गए, ये दोनों पॉजिटिव है तो इनको बहुत सी एनर्जी चाहिए मिलने के लिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू क्वांटम टनलिंग, कि वो उनको इतनी, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एक इधर है, इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ा, ठीक है, इतना बैरियर क्रॉस करेंगे, इतनी एनर्जी चाहिए तभी जाके ये पॉसिबल है। वो कहता है ये कम में कैसे कर गए? क्योंकि उन्होंने बीच में एक टनल बना लिया, यहीं पे काम हो गया। ठीक है, तो आई होप कि हमने बहुत सी एग्जांपल ली है। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म है, अगर एग्जामिनर ऐसा हुआ कि वो ज्यादा ही इंप्रेस हुआ इससे नोबेल प्राइज से, तो वो आपसे पूछ सकता है। देखो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर जो है, अगर ये नॉर्मल कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे घूम रहे हैं। अभी वो क्या कहता है कि एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है, सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस नहीं है कोई, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे फ्री फ्लो है। सुपर कंडक्टर हमने लगा दिया, किधर लगा दिया, किधर लगा दिया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वो कहता है ऐसे पेयर में आ जाते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कूपर पेयर। कूपर पेयर बेसिकली आपको टर्म याद रखनी है कि कूपर पेयर ऐसे है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच में जंक्शन है इसको बोलते हैं जोसेफसन जंक्शन। ओके, ये दो वर्ड है जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। अब वो कहता है कि जब ये जो है सुपर कंडक्टर इस तरह से ये पेयर आते हैं तो ये एक वेव की तरह पूरा ही एक सिंगल चैनल बना देते हैं। तो अब देखो ये बैरियर जो है ये क्रॉस करके, और ये वेव की नेचर में है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अनसर्टेनिटी क्या बोलती है कि आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। यहाँ पे आपको लोकेशन बता सकते हो, मे बी यहाँ पे आप लोकेशन बता सकते हो कि ये वाली लोकेशन है, ठीक है, इसकी ये लोकेशन ये। यहाँ पे आप क्या आपको लोकेशन कोई पता कर रहे हो? नहीं, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे लोकेशन पता नहीं चलती। ठीक है जी, ओके ओके। अभी एक और मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, देखिए एक आपने वो सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, जियोलाइट। ठीक है, एक थे यहाँ पे रिचर्ड रॉबिन्सन, ठीक है, रिचर्ड जॉब्सन। ये क्या है, स्कूल में पढ़ाते थे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये बना के बच्चों को दिखाते थे, लकड़ी का बना दिया। फिर उन्होंने एक बार क्या डायमंड की स्ट्रक्चर देखी, इनको लगा यार डायमंड जो है सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो वैसे ही स्ट्रक्चर ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या बनाया, हॉलो बनाई, अंदर से हॉलो थी। बेसिकली क्या है कि एक आपने सुनोगा जियोलाइट, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर काफी चीजें अब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्पंज ले लो, स्पंज के अंदर ऐसे आप डालते हो तो पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्प्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट की अगर मैं बात करूं तो जियोलाइट जो है वो पोरस है, इसीलिए तो अब्जॉर्ब करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन वगैरह इनसे मिलके ये बनता है। ठीक है, इसने बोला कि मैंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया। वो कहते हैं यार ये काम तो जियोलाइट भी कर रहा है। उसने बोला मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या करेगा, ये चीज़ों को अब्जॉर्ब करेगा। उसने बोला ये काम तो हम भी जियोलाइट भी कर रहा है, तो तेरे में ऐसा खास क्या है। ठीक है, अब उसने ये बोला कि जियोलाइट जो है कुछ से ही बनता है, कुछ चीज़ों से ही बनता है, कुछ मॉलिक्यूल से बनता है, लेकिन ये जो MOF है ये इसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे, और दो चीज़ें उसने बोली। एक तो उसने बोला कि जो जियोलाइट है वो कहता है ये भी तो अब्जॉर्ब कर रहा है चीज़ों को। वो कहता है मेरा MOF जो है मैंने बनाया ये भी चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है, तो कहते हैं यही काम जो है जियोलाइट कर रहा है, तो तुम छोड़ दो इसको। इसने बोला कि जियोलाइट जो है वो लिमिटेड मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन है।
यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये एक पॉजिटिव हो गया। दूसरा ये कहता है ये हार्ड है, अब यहाँ पे क्या है सॉफ्ट है, तो इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यहीं से बस जो है इसका यूज़ जो है एक्सप्लोर होने लगा। यहाँ पे देखो ये है MOF, ओके। अब ये देखो एक फ्रेम है, जैसे आप कहीं पे जाते हो, कहीं रिलीजियस प्लेस या कहीं पे भी जहाँ पे जूते उतार के अंदर जाना पड़ता है, तो बाहर ऐसे होता है ना रैक से बने जूते रखने के लिए, तो वैसे ही है यहाँ पे क्या है कि देखो कितनी गैस इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि फिर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वो उसका पोल्यूशन हो रहा है, तो चाहती है कि ये पोल्यूशन अब्जॉर्ब हो जाए, तो वो MOF क्यों ना यूज़ करे, तो उसको एक्सप्लोर कर रही है कि भाई MOF जो है ये गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इससे क्या है कि हमें बेनिफिट हो जाएगा, राइट। टॉक्सिक गैसेस को जो है अब्जॉर्ब कर लेगा, सेमीकंडक्टर या फिर CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जो है गैसेस को अब्जॉर्ब करने के लिए बेटर है। जियोलाइट भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, तो जियोलाइट के वैसे ही काम है, लेकिन जियोलाइट में थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है इसके कंपैरिजन अगर हम देखें, तो इसीलिए जो है यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, ओके। तो ये है, इस तरह से बाहर भी आ जाते हैं, ये सारी पूरी डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमने इसको अच्छे से कवर किया है, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आया हो कुछ। अगर वहाँ पे कोई टॉपिक में अभी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि सर ये मुझे ये दिक्कत है, तो शॉर्ट के थ्रू या कहीं ना कहीं उसको मैं रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।